नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज और मैं अंकित आपका यहां पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लास्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ यहां पर उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है उसको कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें आपको इसकी पीडीएफ साथ साथ जो आपको ईयरली पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगी। हमारी जो बुक है उसमें स्पेशल छूट आपको मिलेगी, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए पूरा करंट अफेयर सेटअप किया है, जिसमें पहले क्वेश्चन हम बात करेंगे राजनीति, केंद्र व राज्यों के फैसलों से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का चीफ गेस्ट किस राज्याध्यक्ष को बनाया है? तो अभी तक क्या होता है कि हम रिपब्लिक डे के अवसर पर किसी ना किसी देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनको बुलाते हैं। 2 साल से हम नहीं बुला पा रहे हैं, रीजन है कोरोना वायरस। यहां पर हमने मिस्र के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी को हमने 2023 में जो हमारा रिपब्लिक डे होगा वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो विदेश मंत्रालय है उसने ये कंफर्मेशन किया है। और कोविड-19 की वजह से 2021-2022 में हमने किसी को नहीं बुलाया था, और यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 2020 में हमने बुलाया था लास्ट टाइम ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो को। 2019 में हमने सिरिल रामापोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया था। 2018 में आसियान के जो मेंबर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां के देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया था। 2017, 16 और 15 का भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुसाइड को रोकने के लिए नवंबर 2022 में किस पॉलिसी का अनावरण किया है? तो सुसाइड को रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक पॉलिसी बनाई है। वो पॉलिसी है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। क्या? नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। याद रखिएगा, जो हमारा केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो आंसर होगा मनसुख मंडाविया जी, इस समय पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाथियों की मौत रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए किस राज्य के वन विभाग ने हाथी मृत्यु ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो आंसर यहां पर होगा, ये जो ऑडिट फ्रेमवर्क है ये तमिलनाडु के द्वारा पेश किया गया है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन साहब, उनके द्वारा ये फ्रेमवर्क पेश किया गया, जिसमें जो हाथी होंगे उनकी मृत्यु से रिलेटेड किस कारण से मृत्यु हो रही है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी, निगरानी की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो कारण बनते हैं इनकी मृत्यु के उनको रोका जा सके। ध्यान रखिएगा, ये जो इस समय पर हमारे पूरे भारत देश में अगर बात करें हाथी अभ्यारण्य की, एलिफेंट रिजर्व की, तो इस समय पर टोटल 33 टाइगर एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने रिसेंटली में सबसे न्यूएस्ट एलिफेंट रिजर्व को लॉन्च किया है, और वो है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, जिसको तराई हाथी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के हाथी अभ्यारण्य कितने हैं? 5। याद रखिएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन हमने तमिलनाडु से रिलेटेड पढ़ा है, तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु का स्टेट के रूप में गठन हुआ था 1956 में। इसकी राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है RN रवि, आपने बहुत सुना होगा RN रवि, इनका पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। विधानसभा इनकी एक सदनी है जिसमें 234 सीट्स हैं। लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट यहां पर आती हैं। यहां का जो हाई कोर्ट है उसको मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से हम जानते हैं। ये चेन्नई में लोकेटेड है। इनकी राजभाषा तमिल है और सेकेंडरी राजभाषा इंग्लिश है।
तो अगर मैप पर देखें तो तमिलनाडु एक कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत में टोटल कितने स्टेट कोस्टल लाइन बनाते हैं, मतलब समुद्री तट से सीमा बनाते हैं? तो आंसर यहां पर होगा टोटल 9 स्टेट हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं। इनमें से अगर बात की जाए यूनियन टेरिटरी कितनी है जो कि कोस्टल लाइन बनाती है, तो आंसर यहां पर होगा 4 यूनियन टेरिटरी और 9 कोस्टल लाइन बनाने वाले स्टेट हैं, जिनमें से तमिलनाडु भी एक है। तमिलनाडु की इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के साथ लगती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनीमिया की समस्या के निवारण के लिए एमलैन का मतलब है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर होगा यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर उड़ीसा के बारे में सीधे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो उड़ीसा ने रिसेंटली में बहुत सारे काम किए, जैसे 10 नवंबर को उन्होंने अपने यहां पर मिलेट डे ऑब्जर्व किया, याद रखना है बाजरा दिवस। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि उड़ीसा ने 2023 के लास्ट तक अपने स्टेट को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा भी की है। तो उड़ीसा की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यह है चीफ मिनिस्टर जिनके द्वारा एमलैन को लॉन्च किया गया। उड़ीसा को राज्य बनाया गया था 1936 में। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल है और नवीन पटनायक जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां की भी जो विधानसभा है वो एक सदनीय है, जिसमें 147 सीट्स हैं। लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट यहां पर आती हैं। उड़ीसा के अगर हाईकोर्ट की बात करें तो वो कहां पर अवेलेबल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कटक में अवेलेबल है। जिनके हाईकोर्ट राजधानी में नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, तो उनकी लोकेशन याद रखिएगा, कटक। और उड़ीसा की राजभाषा उड़िया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहां पर अगर मैप पर देखें तो उड़ीसा के बारे में अगर चर्चा करें तो यह भी एक कोस्टल लाइन बनाता है। इंटरनल बाउंड्री ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ इसकी लगती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भारतीय रेलवे वर्ष 2025-26 से किस ट्रेन को निर्यात करने की योजना बना रहा है? आपको बता दूं, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई है कि बहुत सारे देश हैं जो इसको खरीदने की इच्छा जता चुके हैं, इसीलिए भारत 2025-26 से इस ट्रेन को बेचने की योजना बना रहा है। ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। दिल्ली और वाराणसी के बीच में पहली ट्रेन चली थी, आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके नए संस्करण को भी लॉन्च किया जाएगा 2024 तक। कैसा संस्करण होगा? तो एक टिल्ट ट्रेन का मतलब झुकी हुई ट्रेन को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर फास्टेस्ट ट्रेन कुछ इस तरीके से आएगी तो यह हो सकता है पटरी से उतर जाए। अगर ये बाइक की तरह इसको टिल्ट कर दिया जाए, झुका दिया जाए, तो क्या होगा, मोड़ पे भी ये उसी स्पीड से जा सकती है। तो ऐसी ट्रेन बनाने की योजना बन रही है और इसी को बेचने की योजना भी हमारे जो इस समय पर रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी ने कही है। ध्यान रखिएगा, 2025-26 से इसे बेचने की भी योजना बनाई जा रही है। वंदे भारत मैंने आपको बता ही दिया, 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी और अभी इस समय पर 5 ट्रेन चल रही हैं। सबसे लास्ट वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसूरू से चेन्नई तक ये चल रही है और पहली ये साउथ इंडिया की वंदे भारत ट्रेन है। तो अब यहां से हम वायरस और बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आपको बता दूं, WHO ही किसी बीमारी को यह बोलता है कि ये कौन सी बीमारी महामारी होगी, और WHO ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया था। तो याद रखिएगा, WHO ने इसका नया नाम क्या करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा एमपॉक्स।
क्यों किया है? क्योंकि जब इसका प्रकोप बढ़ गया था दुनिया में, तो यूरोप के कुछ देशों में मंकी पॉक्स के मतलब नस्लवादी और आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। तो वहां के देशों ने WHO से रिक्वेस्ट की कि इसका नाम चेंज कर दीजिए, और उन्होंने अब इसका नाम एमपॉक्स कर दिया है। 1 साल तक दोनों नाम यूज होंगे, बाद में एमपॉक्स हो जाएगा इसका नाम। ध्यान रखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसे फाउंड किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके इस समय पर जो हेड है बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, टेड्रोस अधनॉम, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं, वो है। याद रखिएगा, यहां के जो उप महानिदेशक हैं वो भारत के सौम्या स्वामीनाथन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो की PDF और जो हमारी ईयरली PDF होती हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, साथ साथ हमारी बुकों पर स्पेशल छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन आएंगे नियुक्ति से रिलेटेड। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हैं। कौन? अनवर इब्राहिम। याद रखिएगा, अनवर इब्राहिम, या तस्वीर यहां पर देख सकते हैं अनवर इब्राहिम की, जो मलेशिया के सुल्तान है, किंग सुल्तान है अब्दुल्ला, उनके द्वारा इनको शपथ और इनकी नियुक्ति की गई। ध्यान रखिएगा, अनवर इब्राहिम अब नए मलेशिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये 10वें नंबर के मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, जिसको आपने ईडी के नाम से सुना होगा, में डायरेक्टर के पद पर किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया है? मतलब डायरेक्टर के पद पर ये पहले से थे, अब इनको 1 साल का विस्तार मिल चुका है। आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। कौन? संजय कुमार मिश्रा। याद रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा 2018 में रिटायर हो गए थे, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ा बढ़ाकर अभी तक ये काम कर रहे हैं, और 1 साल और काम करेंगे ये ईडी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हमने बात की है संस्थाओं से रिलेटेड, भारत की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड, तो मैंने यहां पर संस्थाओं के जो हेड हैं उनको लिख दिया है, जैसे कि रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा सामंत गोयल जी। आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इसके प्रमुख हैं तपन डेका जी। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके हेड हैं सुबोध कुमार जायसवाल। NIA बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नाम है, दिनकर गुप्ता जी इनके हेड हैं। और DRDO की तो आप जानते ही होंगे, DRDO के इस समय पर हेड समीर वी कामत हैं। कौन? समीर वी कामत। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? आंसर यहां पर होगा, उत्तर प्रदेश में पहली महिला कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। ये आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं लक्ष्मी सिंह की। ये एक IPS ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम कहते हैं, नोएडा के नाम से वो प्रचलित है, वहां पर ये पुलिस कमिश्नर बनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो महिला है बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही हैं, इनका नाम है PT उषा। PT उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हेड बनाया गया है, और ये पहली महिला ऐसी बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख सकते हैं, ये केरल से बिलोंग करती हैं, और इनके बारे में ये याद रखिएगा कि इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। PT उषा तो ये जानी ही जाती हैं, साथ साथ इनकी बात की जाए तो इनको उड़न परी, गोल्डन गर्ल, पियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है कि पियोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो आंसर होगा PT उषा। और अब ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 में इसे फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब अगले क्वेश्चन आएंगे आर्थिक, जो आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
मुक्त व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलिया की संसद ने रेटिफाई कर दिया है, पुष्टि कर दी है। इस व्यापार समझौते का नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इस व्यापार समझौते का नाम है ECTA, मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि हमारी संसद के द्वारा ये रेटिफाई कर दिया गया है। भारत सरकार की बारी है, भारत की जो मंत्रिमंडल है वो इसको रेटिफाई करेगा। ठीक है, तो भारत जो मुक्त व्यापार है, जो व्यापार है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही बात नहीं हुई, संयुक्त अरब अमीरात से भी ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, मॉरिशस से भी ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और भारत ब्रिटेन और कनाडा से इसकी बात कर रहा है। हो सकता है आगे चल के उनसे भी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाए। अब कनाडा की यहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री मैंने आपको बता दिया एंथनी एल्बनीज है, और यहां की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। अब यहां पे जो हमारे युद्ध अभ्यास हैं, सैन्य अभ्यास हैं, उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 किस देश की नेवी के साथ किया है? तो आंसर यहां पर होगा ओमान के साथ भारत ने ये एक्सरसाइज की है। ध्यान रखिएगा, नसीम अल बहर 2022 भारत ने ओमान के साथ एक्सरसाइज की है। नेवी, ओमान की नेवी और भारत की नेवी ने मिलकर यहां पर पार्टिसिपेट किया था। कहां पर पार्टिसिपेट किया था? तो ध्यान रखिएगा, जो इंडियन नेवी और जो ओमान की नेवी है, इन्होंने ओमान के समुद्री तट पर ये जो अभ्यास है वो किया था। 19 नवंबर से 24 नवंबर तक ये अभ्यास हुआ था। अब यहां पर ओमान की बात हुई है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट, यहां की करेंसी है ओमानी रियाल, और सुल्तान यहां के हैथम बिन तारिक अल सहीद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है। हरिमौस शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो हरिमौस शक्ति आप देख सकते हैं, ये भारत और मलेशिया के साथ हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। ये 28 नवंबर को इसको स्टार्ट किया गया और 12 दिसंबर तक ये चलने वाली है। इसकी बात करें तो ये मलेशिया में ही आयोजित की जा रही है। मलेशिया में एक जगह पुलाई है, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब अगले क्वेश्चन आपके लिए आएंगे इवेंट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, 11वें नंबर का संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो संघाई फेस्टिवल की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर मणिपुर होगा। मणिपुर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो आपको बता दूं, मणिपुर में ना मृग संगई हिरन है, उसी के नाम पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जो हिरन है ना, ये मणिपुर का राज्य पशु है। ठीक है, तो वहां पर इसको 2010 वर्ष 2010 से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन है पुस्तक और लेखक से रिलेटेड, जो पुस्तक रिलीज हुई है उनकी यहां पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है पुस्तक से रिलेटेड। पुस्तक एक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। इस बुक को किसने तैयार किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा, इसको ICHR के द्वारा तैयार किया गया। इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा इसको तैयार किया गया। और भारत के जो इस समय पर शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है खेल से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस आने वाले हैं और पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अभी तक किसी ने 7 छक्के नहीं मारे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये 7 छक्के मारने वाले पहले भारतीय हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक ओवर में 7 छक्के मारने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा, ये भारत के हैं ऋतुराज गायकवाड़। कौन? ऋतुराज गायकवाड़, जो भारत के प्लेयर हैं और इन्होंने
इंटरनेशनल मैचों में 7 छक्के नहीं मारे हैं, मैं आपको बता दूं, ये डोमेस्टिकल मैचों में मतलब घरेलू मैचों में इन्होंने 7 छक्के मारे हैं। याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी ये खेल रहे थे, वहां पर इन्होंने ये खेलते खुद है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के ये कैप्टन है और ये उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेल रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने 7 छक्के मार दिए एक ओवर में। अगर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर थे शिवा सिंह, उत्तर प्रदेश की तरफ से स्पिनर है, उनकी बॉल पर इन्होंने 7 छक्के मारे और एक आप यहां देख सकते हैं नो बॉल है, मतलब 43 रन इन्होंने एक ओवर में बना दिए। 43 रन बनना पहली बार नहीं हुआ है, आपको बता दूं 2018-19 में न्यूजीलैंड ने भी 43 रन बना चुकी थी, ठीक है, तो उन्होंने भी अपने घरेलू मैच जो हो रहे थे वहां पर 43 रन बनाए थे। तो विजय हजारे ट्रॉफी की अगर बात करना चाहे तो ये 50-50 ओवर का मैच होता है, 2002 से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बता दूं, इसको गोवा में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट ये गोवा में ही आयोजित होता है, तो आपको इसको नाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको बता दूं ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ था गोवा की राजधानी पणजी में, ठीक है। याद रखिएगा, गोवा में इसे आयोजित किया गया। आप यहां पर डेट देख सकते हैं। एक अभिनेता है जिनका नाम है चिरंजीवी, इनको 53वें नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर एक और स्पेशल पर्सन की बात करें तो इंटरनेशनली लेवल पर कार्लोस सौरा हैं। कौन है? कार्लोस सौरा, जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। भारत के जो इस समय पर खेल मंत्री और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया। इस अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी थीम भी है, ये जो अवार्ड ऑर्गेनाइज, ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, इसकी थीम है पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास। और फोकस देश कौन था? फ्रांस था। ध्यान रखिएगा, फोकस देश कौन सा था? फ्रांस था, जिसकी 8 फिल्मों को चुना गया और यहां पर दिखाया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला है? ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ के नाम से आपको याद आ रहा होगा, 2018 में भारत के प्रधानमंत्री जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। इसके आंसर की बात करें तो पूर्णिमा देवी बर्मन, कौन है ये? असम की पर्यावरणविद है जिनको ये अवार्ड मिला है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड ना 5 कैटेगरी में ये लोग देते हैं। किसमें? ये आप देख सकते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को 5 कैटेगरी में अवार्ड देते हैं। इनको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो इंस्पायर और एक्शन की कैटेगरी में मिला है इनको अवार्ड। याद रखिएगा, बर्मन जी को। और अगर भारत के प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री को पॉलिसी लीडरशिप के लिए जो ये अवार्ड था चैंपियंस ऑफ द अर्थ का 2018 में वो मिला था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का जो अवार्ड है किसे मिला है? आंसर यहां पर होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का मिला है शरत कमल अचंता को। ये टेबल टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, शरत कमल अचंता जो कि तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये हैं शरत कमल अचंता, टेबल टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और भारत की जो राष्ट्रपति हैं 30 नवंबर को यह अवार्ड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 10 बार ये सीनियर नेशनल चैंपियन बन चुके हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बात है और इनका नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये जो अवार्ड सेरेमनी होती है ना, इसमें हम अर्जुन अवार्ड भी दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो 1961 में इन अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया था। बेहतरीन जो खिलाड़ी होते हैं उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलता है। इस बार टोटल 25 लोगों को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, 1961 से अर्जुन अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक तो रेगुलर कैटेगरी में 4 लोगों को अवार्ड मिला। एक मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो लाइफ टाइम जो कैटेगरी है उसमें 3 लोगों को यह अवार्ड
इस बार का मिला है। ठीक है, अगर बात की जाए इस द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो द्रोणाचार्य अवार्ड प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, खेलों में प्रशिक्षण जो करते हैं, और इस अवार्ड को 1985 से स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात की जाए ध्यानचंद्र पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है ना, वो खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड है और उसको 1991 से स्टार्ट किया गया था। उसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो नाम चेंज करके बाद में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किया गया। लेकिन मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो 4 लोगों को इस बार दिया गया और इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 2002 से। कब? 2002 से। जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है वो 1991 से स्टार्ट किया गया था, वो खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 भी दिए गए, जिसमें 3 जो संस्थाएं टाइप की हैं, देखिए जैसे नवोदित और युवा प्रतिभा की जो पहचान और उनको सपोर्ट करने में किसको अवार्ड मिला है, तो ट्रांसटेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है। लेकिन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन करने में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला है। ये वायर वगैरह आपने देखी होंगी, उसमें कलिंगा लिखा मिलता है, तो उससे रिलेटेड ये कंपनी है। विकास के लिए खेल में लद्दाख स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को यह अवार्ड मिला है। तो अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगले क्वेश्चन आएंगे अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड। तो साइंस और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है महासागरों के अध्ययन के लिए ओशियन सेट और 8 अन्य उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? तो आंसर होगा पीएसएलवी। याद रखिएगा, पीएसएलवी का इस्तेमाल किया गया है। पीएसएलवी जो कि इसका अगर पूरे नाम की बात करें तो पीएसएलवी C-54 इस मिशन का नाम था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये पीएसएलवी एक्सेल की कैटेगरी में आता है और इसमें एक सबसे मेन सैटेलाइट थी और जिसका नाम था EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसको लॉन्च किया गया और 8 छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहां स्थापित हुआ? तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहां? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर में। लॉन्च किसने किया? तो आंसर होगा हमारे जो इसरो के इस समय पर हेड हैं एस सोमनाथ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए, और किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? तो आप यहां देख सकते हैं अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं लॉन्चिंग है और अग्निकुल के द्वारा इसको डेवलप किया गया। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो आंसर यहां पर होगा जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विकलांग अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की है, नाम की घोषणा की है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया में विकलांग पर्सन को अंतरिक्ष यात्री बनाया गया है, जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। ये है जॉन मैकफॉल, ध्यान रखिएगा। ये ब्रिटिश नागरिकता है इनके पास, ब्रिटेन के निवासी हैं और ये दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इनकी चर्चा करें तो 2008 में इन्होंने पैरालंपिक खेलते हुए कांस्य पदक भी जीता था। अचीवमेंट है इनकी, याद रखेंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर लेते हैं। मुख्यालय उसका पेरिस फ्रांस में है, स्थापना 1975 में हुई थी और CEO जोसेफ अचरबेकर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण इंडियन आर्म्स फोर्स की किस कमांड में किया गया? तो आंसर होगा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इसका जो लॉन्चिंग है किया गया। और आपको ध्यान रखना है
ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में इसकी जो लॉन्चिंग है वो हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब यहां पर हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कैसे, विदेश से रिलेटेड। तो विदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, किस पड़ोसी देश में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग के लिए लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया? आंसर होगा यह है चीन। चीन में ऐसा हुआ है क्योंकि चीन में ना कोरोना वायरस अचानक से फिर बढ़ गया और अभी तक पूरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कोरोना वायरस बढ़ रहा था। तो वहां की सरकार ने मतलब कोरोना वायरस को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसमें लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को आना जाना रोक दिया, जिससे लोगों ने उनके खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट यह है कि 1989 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन के खिलाफ उनके जो मतलब नागरिक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनमी है और राष्ट्रपति यहां के आप यहां पर देख सकते हैं ये है शी जिनपिंग। अगर यहां पर पड़ोसी राज्य हमारा चीन की अगर हम यहां पर चर्चा करें तो भारत के 4 राज्यों के साथ ही बाउंड्री बनाता है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी बाउंड्री बनती है। 4 राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और आप यहां पर लद्दाख को देख सकते हैं, यह यूनियन टेरिटरी है जो कि बाउंड्री टच करता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी बाउंड्री टच करता है, राज्यों में सबसे लंबी बाउंड्री टच करता है चीन के साथ, ध्यान रखिएगा। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत के 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ बाउंड्री टच करता है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री लद्दाख के साथ बाउंड्री टच करता है। नेपाल 5 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है। बांग्लादेश भी 5 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है और म्यांमार 4 राज्यों के साथ बाउंड्री को टच करता है। भूटान भी 4 राज्यों के साथ भारत की बाउंड्री टच करता है। और 2 और देश हैं जो भारत के साथ भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि समुद्री सीमा को टच करते हैं, श्रीलंका और यहां नीचे आपको मालदीव दिखेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब यहां से दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। यहां पर यह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया गया। आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान सभा थी उसने संविधान को स्वीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस क्यों मनाया? आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस दिन संविधान एक्सेप्ट हुआ था। ये जो संविधान दिवस है ये 2015 से मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को भारत सरकार ने अनाउंस किया था, उससे पहले ये कानून दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। अब यहां पर नवंबर के सभी महीनों को रिवाइज, सभी जो डेज हैं इंपॉर्टेंट डेज उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हमने 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हमने 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया। और अगर हम बात करें कैंसर दिवस की तो वो 4 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। गुरु नानक देव जी की जो जयंती है वो हमने 8 नवंबर को ऑब्जर्व की। अगर डेट वाइज देखें इनकी जयंती तो 15 अप्रैल को होती है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ डे पर हम 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। विश्व मधुमेह दिवस हम 14 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम 15 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो भी 15 नवंबर ही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। विश्व मृत्स्य दिवस 21 नवंबर और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम मतलब मिल्क डे हम 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और
कुछ दोस्तों तक रिकमेंड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।